हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का समरी जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर का जो ऑथर हैं उनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो ऑथर हैं वो महात्मा गांधी हैं। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो हिंदी मीनिंग है वो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, तो अब चलते हैं ऑथर के इंट्रोडक्शन की तरफ। ये सेम टू सेम जो बुक में दिया गया है उसी का ये दृश्य है। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, popularly known as Bapu or the father of the nation, was more a spiritual leader than a politician. Means मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 1869 को हुआ था और उनका निधन 1948 में हो गया था। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, मतलब वे लोकप्रियता से बापू या राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे। वॉज अ मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मीन्स वे एक राजनेता से ज़्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। कहने का मतलब कि बापू या राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर महात्मा गांधी जिनका जन्म 1869 को हुआ था और उनका निधन 1948 को हुआ था, वे राजनेता से ज़्यादा एक पॉलिटिशियन से ज़्यादा एक स्पिरिचुअल लीडर थे, मीन्स एक आध्यात्मिक नेता थे। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सक्सेसफुली यूज्ड truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India, means उन्होंने सफलतापूर्वक सत्य और अहिंसा का उपयोग किया एज द चीफ weapons, मीन्स एक मुख्य हथियार के रूप में, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, मीन्स अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ, अंग्रेजी नियम के खिलाफ, इन इंडिया मीन्स भारत में। कहने का मतलब कि उन्होंने भारत में मुख्य हथियार के रूप में अंग्रेजी शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का उपयोग किया। ठीक है। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्र होने में मदद किया। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। फ्रॉम 1915 till 1948 he completely dominated Indian politics। कहने का मतलब है कि 1915 से 1948 तक उन्होंने पूरी तरह से भारतीय राजनीति पर हावी रहा। ठीक है, मतलब जब साउथ अफ्रीका से 1915 में गांधी जी वापस आए और अपने मरने तक, यानी कि 1948 में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक कट्टरपंथी नाथूराम गॉड्स था जिसने 1948 में उन्हें शूट कर दिया था। तो 1915 से लेकर 1948 तक वे भारतीय राजनीति पर हावी रहे पूरी तरह से। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। He died at the hands of fanatic on 30th January 1948, मीन्स वे मारे गए एट द हैंड्स ऑफ अ फोनाटिक, मतलब एक कट्टरपंथी के हाथों। फोनाटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी या हठधर्मी। तो नाथूराम गॉड्स इसी तरह का व्यक्ति था, एक फोनाटिक पर्सन था जिनके हाथों गांधी जी की मृत्यु होती है। उसने गांधी जी को शूट कर दिया था और यह डेट थी 30 जनवरी 1948 की। क्लियर है। तो कहने का मतलब हुआ कि ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फोनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948, मतलब 30 जनवरी 1948 को वे कट्टरपंथी के हाथों मारे गए। नेक्स्ट सेंटेंस है,
कि हिज ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा, उनकी अपने हाथों द्वारा लिखी गई जीवनी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मतलब ये उनकी आत्मकथा है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ क्या है? उनकी एक जीवनी है, उनकी आत्मकथा है, जिसे उन्होंने अपने ही हाथों लिखा था गांधी जी ने। तो उनकी आत्मकथा जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग, एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स मतलब कई लेख, और भी बहुत सारे कई लेख उन्होंने लिखे, दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया जिसे उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा, एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स और अलग अलग अवसरों पर उन्होंने जो भाषण दिया, reveal him not only as an original thinker but also as a great master of just idiomatic English। मतलब कहने का मतलब है कि जो कुछ भी उन्होंने लेख लिखा, जो भाषण उसने दिया, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ उनकी जो आत्मकथा थी, वो सब यह क्या करता है? रिवील मीन्स प्रकट करता है, उन्हें एक प्रकट करता है, उन्हें दिखाता है, नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर न केवल एक मूल विचारक के रूप में उन्हें प्रकट करता है, बट ऑल्सो मीन्स बल्कि एक महान पवित्र गुरु के रूप में भी प्रकट करता है। और उनकी जो एडियोमेटिक इंग्लिश थी मतलब उनकी जो मुहावरेदार अंग्रेजी थी जिसमें वो लिखा करते थे, उनको भी वो प्रकट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट मतलब निम्नलिखित उद्धरण में, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण यानी कि संग्रह। जो कवि लोग बहुत सारे लेख लिखते हैं उनमें से जो संग्रह होता है, जो एक्सट्रैक्ट होता है, उसमें से एक था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये एक संग्रह है गांधी जी के द्वारा लिखे गए कई लेखों में से। तो इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर मतलब निम्नलिखित उद्धरण इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी टॉक्स मतलब गांधी जी बात करते हैं अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मतलब भारतीय सभ्यता की एक ठोस नींव। साउंड फाउंडेशन का मतलब होता है एक ठोस, एक मजबूत, एक अच्छी नींव के बारे में बात करते हैं। गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन गांधी जी भारतीय सभ्यता के एक ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। मतलब उनकी जो एक्सट्रैक्ट है, उनका जो उद्धरण है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें वे किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? तो भारतीय सभ्यता की एक ठोस फाउंडेशन, साउंड फाउंडेशन की बात करते हैं, which had successfully withstood the passage of time मतलब समय बीतने के साथ साथ वह सफलतापूर्वक उसका समय के साथ वो सामना किया। उनकी जो सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो बात करते हैं वो समय बीतने के साथ साथ सफलतापूर्वक वो उसका सामना किया है, ठीक है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन which has the tendency to privilege materiality। अब आगे गांधी जी कहते हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब पश्चिमी जो सभ्यता है, पाश्चात्य देशों की जो सभ्यता और संस्कृति है, which has the tendency to privilege materiality मतलब जिसके पास एक भौतिकता की एक विशेषाधिकार की जो उसकी टेंडेंसी है मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है, भारतीय जो पश्चात्य सभ्यता है उसमें जो उसकी प्रवृत्ति है एक मटेरियलिटी की, भौतिकता की, वो कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन मतलब कभी वो भारतीय सभ्यता से मैच नहीं कर सकती है, मीन्स कभी मेल नहीं खा सकती है, जिसमें दैट एलिवेट्स द मोरल बींग्स जिसमें एक नैतिकता को बढ़ावा देती है। तो कहने का मतलब हुआ कि अपनी जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो हमेशा मोरल वैल्यूज़ को मतलब नैतिकता को एलिवेट्स करती है मतलब बढ़ावा देती है, और वह कभी जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वो कभी भी हमारे इस सभ्यता को, जो भारतीय इंडियन जो सभ्यता है, उससे कभी वो मैच नहीं कर सकती है, ये गांधी जी कहते हैं।
तो ये हुआ ऑथर का इंट्रोडक्शन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो ऑथर हैं महात्मा गांधी, उनके बारे में इतनी सारी बातें ये बुक में दिया गया है। अब मेन जो फोकस इन्होंने इस चैप्टर में किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कंपैरिजन अपने इंडियन सिविलाइजेशन से इन्होंने जो किया है और अपने इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से श्रेष्ठ माना है, सबसे सॉलिड माना है और स्ट्रांग माना है। अब इसका समरी अब हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर का अब हम लोग समरी स्टार्ट करते हैं। ये जो समरी है ये 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब 12th का फाइनल एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन समराइजेशन से आते हैं। उसमें ये समरी लिखना होता है। किसी 2-3 चैप्टर दिया हुआ रहता है, किसी एक पर समरी लिखने के लिए एग्जाम में आता है। तो अगर ये समरी आपको याद होगा तो आराम से 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए अब समरी की तरफ चलते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ रिमार्केबल एसे। रिमार्केबल का मतलब होता है ध्यान देने योग्य या महत्वपूर्ण, ठीक है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया जो एक एक्सट्रैक्ट है, उद्धरण है, यह एक ध्यान देने योग्य एसे है, मीन्स एक निबंध है, मतलब महत्वपूर्ण निबंध है। रिटेन बाय आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर है। अब इन दिस एसे, इस निबंध में ही कंपेयर्स, वे तुलना करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट, मतलब जो पश्चिमी देशों की जो सभ्यता है उसकी तुलना अपने भारतीय सभ्यता से वे करते हैं, ठीक है, इस एस्से में। ओके। एंड फाइंड्स इट सुपीरियर टू ऑल, और अंततः वे क्या है कि अपने इस इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से सुपीरियर पाते हैं, मतलब श्रेष्ठ पाते हैं। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। वे पाते हैं कंपैरिजन करने के बाद, जब महात्मा गांधी अपने इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से जब कंपेयर करते हैं, तो वे पाते हैं कि उनका जो सिविलाइजेशन है, मीन्स अपना जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो सुपीरियर है, मतलब श्रेष्ठ है। ओके। अब नेक्स्ट आगे वे कहते हैं कि आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट, मतलब हमारी जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है, एंशिएंट है। द मोस्ट वाइटल एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, मतलब ये वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, मतलब हमारी जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। एंड लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक सर्वाइव करने वाली सभ्यता है, मतलब ये टिकने वाला सभ्यता है हमारी सभ्यता। ओके। सो आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, इसलिए हमारी जो सभ्यताएं हैं वो दुनिया को सिखा सकती है, दुनिया को एक शिक्षा दे सकती है। एंड वी नीड नॉट कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और हमें पश्चिमी सभ्यता की कॉपी करने की, नकल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा गांधी जी कहते हैं, सोचते हैं, ठीक है। अब आगे गांधी जी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। आगे गांधी जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। वे कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, स्टिल इट रिमेन्स ऑलवेज अनसेटिस्फाइड, मतलब माइंड जो है, मन एक बेचैन पक्षी है, और जितना ही यह पाता है उतना ही यह चाहता है, और अंत में यह असंतुष्ट ही रहता है, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है गांधी जी का, इसे याद रखना है। आगे वे कहते हैं कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, मतलब जितना ही अधिक हम अपनी लालसाओं में, अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल, उतना ही हमारा मन जो है अनियंत्रित होता है।
लास्टली अंत में गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग्स टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब ये हर भारत प्रेमी को, हर भारत से प्रेम करने वाले लोगों को यह शोभा देता है कि वो अपनी इस ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन से चिपका रहे। ठीक है, जिस तरह से इवन एज अ चाइल्ड क्लिंग्स टू हिज मदर्स ब्रेस्ट, जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ के स्तन से चिपका हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार हर देश प्रेमी, हर भारत से प्यार करने वाले लोग अपने इस ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन से चिपका रहे और उन्हें यह शोभा भी देता है, ऐसा गांधी जी कहते हैं। तो ये था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी। तो आई होप कि यह समरी आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आपका 5 मार्क्स तैयार हुआ। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।